21वीं सेंचुरी में इंडिया चाइना पर बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन हम बात करेंगे लगभग 1000-1500 साल पहले की, जब भारत एक विश्व गुरु था जिसने चाइना को रिलीजन और कल्चर का मतलब समझाया। आज बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे चाइनीज ट्रेवलर की जिन्होंने 1500 साल पहले इंडिया को विजिट किया और इंडिया के कल्चर को चाइना में भेजा। हम बात कर रहे हैं वेनसांग की। जब ये पैदा हुए तो इनका नाम वेनसांग नहीं था। 602 में ये पैदा हुए तो इनका नाम पड़ा चेन हुई। ये बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। महज 13 साल की उम्र में इन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली और उसके बाद 20 साल की छोटी सी उम्र में ये मॉन्क बन गए, जब से इनका नाम पड़ा वेनसांग। वेनसांग को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन बुद्धिज्म मेनली ओरिजिन हुआ था इंडिया से, इसके लिए इसके सारे स्क्रिप्चर्स संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट हुए। लेकिन वेनसांग को ये ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में नहीं आते थे। उनका कहना था कि ये ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं है या कच्चे हैं। उनको बुद्धिज्म को और ज़्यादा पढ़ना था, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि वो इसको और पढ़ेंगे। फिर उन्हें एक दिन सपना आता। उस सपने में उन्हें आवाज़ आती है कि तुम भारत जाओ, वहाँ पर संस्कृत और बुद्धिज्म की पढ़ाई करो। और इसी एक सपने की वजह से उनकी भारत जाने की इच्छा प्रबल होती है। उसके बाद वो ठान लेते हैं कि उनको इंडिया ही जाना है, वहाँ पर बुद्धिज्म और संस्कृत के बारे में सारी नॉलेज लेके वापस यहाँ पर आना है। लेकिन उनको सबसे पहले परमिशन लेनी थी चाइना के एम्परर ताइजोंग से। वो बुद्धिज्म में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे और ऐसी चीज़ों में बिल्कुल नहीं। फिर उनसे जब परमिशन मांगी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उसके बाद वहाँ के कुछ मॉन्कों ने भी वेनसांग को वहाँ जाने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति सही नहीं है, वहाँ जाने का रास्ता बहुत कठिन है, बीच में आपको बहुत बड़ा डेजर्ट पड़ता है, उसके बाद हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत हैं, उनको पार करना आसान नहीं है। लेकिन वेनसांग अड़े हुए थे, उनको भारत जाके ये सब चीज़ें सीखनी थी। फिर उन मॉन्क से उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट बोली जो हमें बहुत ज़्यादा गर्व देती है। तो आइए सुनते क्या कहा वेनसांग ने। उन्होंने कहा, शायद पश्चिम जाकर मरना बेहतर है बजाय पूर्व में जीवित रहकर। फिर 27 की उम्र में वो कैसे ना कैसे चाइना से इंडिया के लिए निकल पड़े, लेकिन वो रास्ता आसान नहीं था। गोबी डेजर्ट जो बहुत बड़ा डेजर्ट है, उसको पार करने में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन कैसे ना कैसे वो इन सबको पार करते हुए कश्मीर में आए। कश्मीर की घाटियों ने और कश्मीर के फल फूलों ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और कश्मीर में ही उनको उनके पहले 3 गुरु मिले, जिनका नाम था विनीत प्रभा, चंद्ररमन और जयगुप्त। ये तीनों लोग उस जमाने के सबसे प्रमुख और विख्यात बुद्ध गुरु थे और वेनसांग के मार्गदर्शक बने। उस समय कश्मीर में बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। यह कह सकते हैं उस समय वो बौद्ध धर्म का एक शक्ति केंद्र था। इसके बाद वेनसांग लाहौर, लद्दाख, जालंधर और इसी रास्ते होके मथुरा के लिए भ्रमण किया। फिर बौद्ध धर्म के बारे में जानते हुए उन्होंने लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ और बोध गया पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे कि बोध गया वही जगह है जहां पर बुद्ध ने बोधि ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बुद्ध धर्म के या बुद्ध के वो 4 मेजर जगह कवर किए जहां पर उन्होंने अपनी लाइफ बिताई। भारत में 4 साल बिताने के बाद वेनसांग पहुंचे नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टीचर्स आकर रहते थे। यहाँ पर हॉस्टल की सारी व्यवस्था थी और यहाँ पर कहा जाता है कि आर्यभट्ट भी पढ़ाई करवाते थे। यदि आपको नालंदा के बारे में और जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से नालंदा की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। फिर नालंदा में उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करते रहे। उसके साथ ही वो वहाँ पर एक बहुत बड़े स्कॉलर बन गए, जिन्होंने बुद्ध धर्म को बहुत अच्छे तरह समझा। जब उनकी ख्याति पूरी भारत में फैलने लगी, तब कन्नौज के राजा, वर्धन डायनेस्टी के राजा हर्षवर्धन ने उनको बुलाया और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया और उनके दरबार कन्नौज में गए। कन्नौज में उन्होंने 500 से ज़्यादा ब्राह्मण स्कॉलर्स को सबको डिबेट में मात दी और इससे जो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर उसके बाद वेनसांग ने कुंभ मेले के बारे में लिखा और उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बहुत ज़्यादा बखान किया। उन्होंने लिखा कि हर्षवर्धन कुंभ मेले में गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। इसके बाद उन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिखा। उन्होंने बताया कि जब बच्चे प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए लड़के और लड़कियां आश्रमों में जाते हैं, वो अलग अलग तरह के शास्त्रों को पढ़ते हैं। आजकल शास्त्रों का मतलब है भगवत गीता, रामायण और महाभारत, लेकिन उस समय लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर
और हिस्ट्री ये चीजें शास्त्रों में आती थी। 12 महत्वपूर्ण साल वेनसांग ने इंडिया में बिता दिए थे। उसके बाद उन्होंने चाइना लौटने की इच्छा जाहिर की। लोगों ने पूछा कि आप वहां क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस ज्ञान की चाइना में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने लगभग 650 से ऊपर बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बहुत सारी चीजों को लेके वापस चाइना लौटे। लेकिन चाइना लौटना आसान नहीं था। बीच में इंडस रिवर, जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं, वो अपने प्रबल लेवल पर थी और उसी समय उनके बहुत सारी बुक्स और टेक्स्ट उस पानी में बह गए। लेकिन वो कुछ बुक्स को लेकर चाइना पहुंचने में सफल रहे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि चाइना में जब वो रहे तो शायद लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया होगा, लोग उन पर गुस्सा हुए होंगे, लेकिन नहीं, वहां के लोगों ने उन्हें खुले दिल से वेलकम किया। अब बात करेंगे एक ऐसे फैक्ट की जिसकी वजह से पता चलता है कि 1500 साल पहले भारत का पूरे विश्व पर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था। वेनसांग की बुक सायुकी में उन्होंने इंडिया को इंतु कहा है। इंतु मतलब चांद। चांद इसलिए कहा है कि उनका कहना है कि जो हिंदू या इंडिया के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, ऋषि मुनि हैं, वो अपने ज्ञान से पूरे विश्व भर को रोशन करते हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया को चांद कहा है। इससे पता चलता है कि हमारी उस समय का कल्चर बहुत डाइवर्स रहा होगा। लेकिन आजकल के लोग हमारे इस कल्चर को नीचे डुबोने में बहुत आगे आ रहे हैं। उनको वेस्टर्न कल्चर सबसे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यदि अपने कल्चर के बारे में जानेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। हम ये सारी चीजें कर रहे हैं आपके लिए। आप प्लीज हमारी हेल्प करिए और इन चीजों को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। और आपको यदि किसी चीज के बारे में क्वेरी है तो आप जरूर से जरूर हमसे पूछिए। और कोविड के नए वेरिएंट्स आ गए हैं तो प्लीज मास्क पहन के रखें, हाथ समय समय पर धोएं और भीड़ भाड़ के एरिया में जब जरूरत हो तभी जाएं। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद। नमस्कारम दोस्तों, आप में से ज्यादातर जानते होंगे कि सदगुरु जी ने सूख चुकी कावेरी नदी को फिर से जीवित करने का प्रण लिया है। इसके लिए कावेरी नदी के आसपास 242 करोड़ पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे देश के 52 लाख से भी ज्यादा किसानों को रोजगार मिलेगा। इसी कार्य में सदगुरु का साथ देने के लिए टीम माई ज्ञानालय ने 9 वर्ष के अवसर पर सदगुरु जी के इस अभियान के लिए 2100 से ज्यादा पेड़ दान करने का लक्ष्य बनाया है। परंतु यह लक्ष्य आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। इसलिए कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दी गई हमारे फेसबुक पेज की लिंक पर जाएं और वहां दिए गए बिकम ए सपोर्टर बटन पर जाकर अपना सहयोग हमें प्रदान करें, जिसके लिए आपको मात्र 80 रुपए ही दान करने होंगे, जो कि शायद आपके एक दिन के खर्चे से भी बहुत कम है। 31 दिसंबर तक जितनी भी धनराशि आप सभी के प्रयास से एकत्रित होगी, उस संपूर्ण राशि को सदगुरु जी के कावेरी पुकारे अभियान में दान कर दिया जाएगा। इस अभियान में हम कितने पेड़ दान करने में सक्षम हो पाए, उस सब की जानकारी सदगुरु जी की ईशा फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सर्टिफिकेट के साथ 14 जनवरी को आप सभी के साथ हमारे इस YouTube चैनल और हमारे फेसबुक पेज पर साझा की जाएगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।